जय हिंद दोस्तों, आर्ट स्मार्ट स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज का लूसेंट बैच का सेट नंबर 9 को देखेंगे। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए, एग्ज़ाम नज़दीक है। 18 जनवरी और 21 जनवरी को एग्ज़ाम फिक्स है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ फैक्चुअल बात करेंगे। तो ज़्यादा समय ना को तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न बोल रहा है कि सेट नंबर 9 का अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे जो हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कमेंट का मैसेज कर दीजिएगा। हम आपको ये PDF डाल देंगे। तो चैनल 86 51 87 0896 ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर है, और इस पर आप कमेंट कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा कि आपको लूसेंट बैच का सीट चाहिए, PDF चाहिए, तो हम आपको डाल देंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय ना गवाते हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है पहला प्रश्न कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, तो द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। पहला 26 में, दूसरा 56 में, और तीसरा 1761 में। सॉरी, पहला जो हुआ था 1526 में, दूसरा 1556 में, और दूसरा 1761 में, याद रखिएगा। तो बोल रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने पहली बार किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था? तुलकलमा नीति। इसी में युद्ध मतलब तोप खाने का प्रयोग किया था, तोप का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दो प्रसिद्ध निशानेबाजी कौन थे? मतलब बाबर के युद्ध में, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दो प्रसिद्ध निशानेबाज को बुलाया था। कौन था? तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा था, नाम सुने होंगे। अगला प्रश्न है कि इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। उसके साथ युद्ध स्थल में मारा जाने वाला ग्वालियर का राजा कौन था? तो विक्रमजीत था। आगे देखते हैं। अपनी उदारता के कारण बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की? तो खानवा के युद्ध। खानवा के युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम 1526 में, और घाघरा का युद्ध 1528 में हुआ था, और चंदेरी का युद्ध 1529 में हुआ था, याद रखिएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में की है? तो तुर्की भाषा में की है। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अबुल रहीम खान खाना ने किया था। अगला प्रश्न है कि औपचारिक चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो अकबर के समय हुआ था। तो चार बाग बनाने की परंपरा किस मुगल शासक के समय शुरू हुआ? किस समय हुआ? तो अकबर, याद रखिएगा, अकबर। आगे देखते हैं। बाबर ने बाबर ने किस पद शैली यानी कि पॉटिक स्टाइल की का जन्मदाता कहा जाता है? यानी कि किस पद शैली का जन्मदाता? तो मुवैयान पद शैली का जन्मदाता कहा जाता है। हुमायूं ने किस वर्ष दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की थी? तो 1533 में। और हुमायूं का मृत्यु हो जाता है 1556 में। और हुमायूं का लड़का जो होता है कौन? अकबर उसके बाद सिंहासन पर बैठता है। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को किसके बीच हुआ, और जिसमें शेर खां की विजय हुई? तो शेर खां और हुमायूं, इसी को शेर शाह सूरी बोलते हैं। शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। शेर खां को शेर को फाड़ने के कारण इसको नाम मिला था। पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? आप लोग कमेंट बताइएगा। चौसा की युद्ध विजय प्राप्त करने के बाद शेर खां को कौन सी उपाधि प्रदान किया गया था? तो शेर शाह की उपाधि प्रदान किया गया था। हुमायूं ने निर्वासित जीवन के दौरान किसके निकाह किया? मतलब जो निर्वासित जीवन बिता रहा था उसके दौरान किससे निकाह किया, मतलब शादी किया, जो बाद में महान सम्राट अकबर की माता बनी? तो हमीदा बानो बेगम, याद रखिएगा। बोल रहा है कि इतिहासकार लेन पूल ने किस शासक के बारे में कहा कि यह गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा? तो हुमायूं जो था, दीन पनाह वहाँ की जो पुस्तकालय की सीढ़ियाँ थी उसी पर गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। अगर शेर शाह को तोप फट जाने के कारण इसकी मृत्यु हुई थी, शेर शाह, याद रखिएगा। हुमायूं द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्धों का सही कालानुक्रम? तो देवरा का युद्ध हुआ था
चौसा का युद्ध, पिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। तो चौसा का युद्ध 1539, पिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हुमायूं नामा के रचनाकार कौन, तो हुमायूं नामा की गुलबदन बेगम। तो हुमायूं नामा किसने लिखा है, तो गुलबदन बेगम ने। शेर शाह सूरी की मृत्यु कालिंजर किले को जीतने के क्रम में किस आग्नेय को, यानी कि फायर मतलब तोप था, ये तोप कहते हैं, को चलाने के समय हुआ था, तो उक्का नामक आग्नेय शास्त्र जो बोला जाता है ना, तोप फट जाने के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। शेर शाह सूरी का मकबरा जो जो उसको उक्का बोला जाता है, याद रखिएगा, उक्का। शेर शाह सूरी का मकबरा जो हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है, कहाँ स्थित है, तो सासाराम में स्थित है। शेर शाह सूरी ने भूमि की माप के लिए किस माप का प्रयोग किया था, तो सिकंदरी राज का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं किस शासक ने पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया और ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करे, तो शेर शाह सूरी। सम्राट अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा साल के महल में होता है, राणा साल के महल में होता है 1542 में इसका। और 13 साल का और 4 महीने का जब था ना, तो ये सिंहासन पर बैठ जाता है, याद रखिएगा, 1556 में। अकबर जो होता है, अकबर के बचपन का नाम क्या था और उसका राज्याभिषेक किस उपाधि के साथ हुआ था, तो जलालुद्दीन था। और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वाजदाही गाजी के नाम से यह सिंहासन पर बैठा था, राज्याभिषेक हुआ था इसका। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी, तो 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच। 1556 यानी कि इसको डेट याद रखिए आजकल, क्योंकि आजकल 5 नवंबर नहीं याद रखिए तो दे देगा 5 नवंबर, 6 नवंबर, 8 नवंबर, 1556 सब दे देगा तो कन्फ्यूज हो जाएगा। 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर के संरक्षक कौन थे, जिन्हें खानी बाबा के नाम से जाना जाता है, तो बैरम खां, क्योंकि उस समय तो छोटे थे, 13-14 वर्ष के थे ये अकबर, और तो उनका संरक्षक कौन था, तो खान बाबा थे, जिसे बैरम खां कहा जाता है। बैरम खां की जो हत्या होती है, बैरम खां की हत्या मक्का के तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर किस युवक ने की, तो मुबारक खां ने कर देती है, मुबारक खां कर देता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अकबर ने किस वर्ष दास प्रथा का अंत किया और स्वयं को हरम दल से पूर्ण मुक्त कर लिया, तो 1582 में। तो सीधी सीधी बात ये पूछेगा कि बताइए कि दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया, तो 1582 में, 1562 में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को किनके बीच हुआ और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया, तो देखिए जो हल्दी घाटी की युद्ध होता है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच होता है, और मान सिंह और आसफ खां के, मतलब मान सिंह जो था महाराणा प्रताप का था और आसफ खां जो था अकबर का था। आगे याद रखते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप की राजधानी कहाँ थी और युद्ध के बाद उन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाई थी, तो कुंभलगढ़ पहले राजधानी थी और चावड़ को बनाई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का कि अकबर के शासनकाल में राजस्व प्राप्ति की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी और उसे किसने लागू किया, तो जब्त प्रणाली थी और उसे राजा टोडरमल, जिसे हम दहसाल बंदोबस्त कहते हैं, ने लागू किया। आगे देखते हैं दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था और इस धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो अकबर और राजा वीरबल। बोल क्या रहा है कि दीन इलाही, ध्यान से समझिए इसको, बोल रहा है कि दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था, तो और इस धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो अंतिम हिंदू शासक वीरबल था, लेकिन इसका प्रधान पुरोहित अकबर था, याद रखिएगा। अकबर ने किस जैन आचार्य को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी, तो जैनाचार्य हरिविजय सूरी। आगे देखते हैं अकबर के समयकाल या समकालीन शासक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए रानी एलिजाबेथ जो थी इंग्लैंड की थी, शाह जो था अब्बास ईरान का था और इसका शासनकाल ये था, और शाह ईरान यही गलत है, क्या है, सुमेलित नहीं है। जान ईरान और बेसिलयेविच रूस का था, याद रखिए, ईरान का नहीं था, सही देश रूस है, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का असली नाम क्या था और उन्हें अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी, तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे और कंठाभरण
वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। इतिहासकार स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को संसार का इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कौन सा निर्माण कराया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में देखिए अकबर का अंतिम विजय कौन सा था? तो अंतिम विजय था असीरगढ़ विजय अकबर का अंतिम विजय, मतलब अंतिम आक्रमण, और इस पर विजय प्राप्त किया था। अकबर द्वारा इलाही संपत की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1583 ईस्वी में की गई थी। और अगला प्रश्न हम लोगों का कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को क्रमशः किन वर्षों में समाप्त किया? तो देखिए तीर्थ यात्रा कर को 1563 में और जजिया कर को 1564 में, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखते हैं कि अकबर के शासनकाल में विजित प्रदेशों और मुगल सेनापतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सिंध मीर मासूम, ये सही नहीं है। सिंध का हो जाएगा सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना हो जाएगा। मालवा का 1561 ईस्वी में आदम खां और पीर मोहम्मद, गोंडवाना का 1564 में आसफ खां और काबुल का 1581 में मानसिंह अकबर ने, और सिंध का हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना 1593 में। अगला प्रश्न है कि गुजरात विजय के दौरान अकबर ने सर्वप्रथम क्या किया? तो पुर्तगालियों से मिला और सर्वप्रथम समुद्र को देखा। पहली बार समुद्र को देखा था उसने। आगे देखते हैं, तो पूछ सकता है कि किस युद्ध यानी कि किस विजय के उपलक्ष्य में, मतलब कि जो अकबर था सर्वप्रथम समुद्र को कब देखा था? तो गुजरात विजय के दौरान अकबर ने देखा था, ठीक ना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि मजहर की घोषणा और दीन ए इलाही की स्थापना अकबर द्वारा क्रमशः किन वर्षों में की गई थी? तो देखिए मजहर की घोषणा किया था इसने 1579 में और दीन ए इलाही की स्थापना किया था 1582 में, याद रखिएगा। अकबर की शासन प्रणाली प्रमुख विशेषता क्या थी? तो अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी तो मनसबदारी किसने शुरुआत की थी? तो अकबर ने। मुगल चित्रकार की सबसे बड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण कृति दास्ता या मीर हजमा, जिसे हजमनामा का चित्रण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो मीर सैयद अली और अब्यू समद के नेतृत्व में किया गया था। अगला है कि अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किस प्रसिद्ध स्मारक का निर्माण कराया? तो बुलंद दरवाजा। पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजा के निर्माण अकबर ने किसके विजय के उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है कि महाभारत की फारसी भाषा में अनुवाद रजमनामा युद्धों की पुस्तक के नाम से किन 3 विद्वानों द्वारा कराया गया था? तो नकीब खां, अबुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान के द्वारा कराया गया था। आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अकबर के शासनकाल अकबर के समकालीन महान संगीतज्ञ स्वामी हरिवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये बोल रहा। तो ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे, सही है। ये मत के अनुसार वे तानसेन के गुरु थे, ये भी सही है। और उन्होंने अकबर के दरबार में गाने से मना कर दिया था, यानी कि गाना गाने से मना कर दिया था क्योंकि ये तानसेन के गुरु थे, ठीक ना। आगे देखते हैं, इसीलिए अकबर ने उन्हें, मतलब कि जैसे इज्जत होता है ना उस तरह से, नहीं तो अगर दूसरा रहता ना तानसेन तो उसके ही दरबार में थे, इसलिए उनका सम्मान करता है। अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कवि प्रिय की उपाधि देता है? तो बीरबल को। मुगल सम्राट जहांगीर को किस व्यवस्था के लिए याद किया जाता है जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगाई गई थी? तो न्याय की जंजीर, जिसे जंजीर ए अदल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि तुजुक ए बाबरी या बाबर की आत्मकथा का फारसी में अनुवाद निम्नलिखित में से किस नवरत्न ने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। जहांगीर ने अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर खुर्रम को कौन सी उपाधि दी थी? तो शाहजहां की उपाधि। तो यही देखिए, यही आगे चल के शाहजहां बनता है, कौन? सलीम बनता है, ठीक ना। आगे देखते हैं, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अनवर ए सादत नाम से किया था अबुल फजल ने।
अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे जिनके नाम पर अकबर ने अपने पुत्र सलीम का नाम रखा था? शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था और उनके पहले पति अली कुली बेग को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? तब मेहरुनिसा नाम था। कौन सा? नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। और शेख अफगान की वो जो थी न पत्नी थी, और उनके पत्नी अली कुली बेग को शेर अफगान के नाम उपाधि दिया गया था। अकबर ने किस चित्रकार को सीरी कलम या मीठी लेखनी की उपाधि दी है? तो अब्यू समद को दी है। आगे देखते हैं, जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी क्यों दिलवा दिया था? खुसरो की सहायता करने के कारण। किस मुगल सम्राट के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो अकबर के शासनकाल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के किस विजय की स्मृति में उसके सिक्कों पर बाज आकृति अंकित करवाई गई थी? तो असीरगढ़ विजय बोल रहा है कि अकबर के किस विजय की स्मृति में? तो असीरगढ़ विजय की स्मृति में उनके सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई गई थी, याद रखिएगा। 1602 ईस्वी में सलीम, जिसे हम लोग जहांगीर बोलते हैं, के निर्देश पर दक्षिण के आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल की हत्या किस सूबेदार ने कर दी थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी, वीर सिंह बुंदेला ने। आगे देखते हैं, किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद फैजी ने सहेली नाम से किया है? तो सहेली नाम से नल दमयंती कथा को सहेली नाम से किया है। जहांगीर द्वारा शुरू की गई आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर को पूरा करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो मोतमीद खां को। आगे देखते हैं कि अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर कौन आसीन था जिसने लीलावती की फारसी में अनुवाद किया है? तो फैजी था। तो लीलावती का अनुवाद किसने किया है? तो फैजी ने। आगे देखते हैं, अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से क्या थी? तो मनसबदारी प्रथा थी। शासन प्रणाली की विशेषता मनसबदारी। मुगल चित्रकार की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति हमजनामा दास्ता या मीर हजमा का चित्रण किन दो प्रमुख कलाकारों के नेतृत्व में किया गया था? तो मीर सैयद अली और अब्यू समद के नेतृत्व में किया गया था। अकबर ने अपनी किस विजय की स्मृति में आगरा में 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा का निर्माण किया? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था। आगे देखते हैं, महाभारत की फारसी अनुवाद जो होता है रज्मनामा युद्धों की पुस्तक के नाम से अकबर के काल में किन विद्वानों ने किया था? तो नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख मुल्तान ने किया था। अकबर के समकालीन किस महान संगीतज्ञ ने उनके दरबार में गाने से मना कर दिया, जिसके कारण अकबर को उनका गाना सुनने के लिए उनकी कुटिया पर जाना पड़ा था? तो स्वामी हरिदास, जो कि तानसेन के गुरु थे। अगला प्रश्न है कि अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर कौन आसीन था जिसने भास्कराचार्य की गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया? तो फैजी। तो लीलावती किसकी थी? भास्कराचार्य को भास भी बोला जाता है। किस मुगल सम्राट को उनकी प्रसिद्ध न्याय की जंजीर, जिसे हम लोग जंजीर ए अदल भी कहते हैं, के लिए याद किया जाता है, जो सोने का बना था? तो जहांगीर, याद रखिएगा। तो न्याय की जंजीर सोने का बना था, और ये किसके लिए याद किया जाता था? तो जहांगीर के लिए। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो अबुल रहीम खान ने किया था। जहांगीर ने अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर अपने पुत्र खुर्रम को कौन सी उपाधि दी थी? तो शाहजहां की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। जहांगीर का लड़का तो शाहजहां था ही था, लेकिन इसे खुर्रम यानी कि जहांगीर को भी शाहजहां की उपाधि दिया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अनवर ए सादत नामक किस मुगल दरबारी ने किया था? तो अबुल फजल ने किया था। तो पंचतंत्र ऐसे विष्णु शर्मा के, याद रखिएगा। अकबर ने अपने पुत्र सलीम यानी कि जहांगीर का नाम किस प्रसिद्ध सूफी संत के नाम पर रखा? तो शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा।
जहांगीर ने नूरजहां के पहले पति अली कुली बेग को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो और नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा और शेख अफगान के नाम से मतलब उसके पति को उपाधि दिया था। आगे देखते हैं। अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को सीरी कलम या मीठी लेखना की उपाधि प्रदान की? था अभी समझ लगता है कि दोबारा आ गया है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, रिवीजन कर लेते हैं। जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फारसी में अनुवाद दिलवाया था दी थी तो खुसरो की सहायता देने के कारण, यानी कि जहांगीर सॉरी बोल रहा है कि जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी क्यों दिलवा दिया था? तो खुसरो की सहायता करने के कारण दिलवा दिया था। आगे देखते हैं कि किस मुगल सम्राट ने के शासनकाल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो अकबर के शासनकाल में। अकबर ने किस विजय की स्मृति उसके सिक्कों पर बाज आकृति के अंकित करवाई गई थी? तो असीरगढ़ विजय के उपलक्ष्य में कराए गए थे। 1602 में सलीम जिसे जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण में आगरा आ रहे अबुल फजल की हत्या किस सरदार ने की? तो वीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी। अगला है कि फैजी ने सूरदास द्वारा रचित किस ग्रंथ की रचना फारसी के अनुवाद पर उसका नाम सहेली रखा था? तो नल दमयंती कथा। आगे देखते हैं। जहांगीर द्वारा शुरू की गई आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर की मृत्यु के बाद पूरा करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो मोतमिद खां को। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? क्योंकि इस काल में उसने उसके समय में अपना चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था। तो जहांगीर के शासनकाल में। तो चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। अकबर की शासन प्रणाली निम्नलिखित मतलब क्या विशेषता थी? तो मंसबदारी प्रथा थी अकबर की, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का कि मुगल चित्रकार की सबसे बड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण कृति दास्ता या मीर हजमा, जिसे हजमनामा भी कहा जाता है, का चित्रण किन दो प्रमुख कलाकारों के नेतृत्व में किया गया था? तो मीर सैयद अली और अब्यू समद के नेतृत्व में किया गया था। आगे देखते हैं। अकबर ने अपनी किस विजय की स्मृति में आगरा में 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अगला है कि महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रज़्मनामा युद्धों की पुस्तक के नाम से किन विद्वानों ने किया था? तो नकीब खां, अबुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान ने किया था। अगला प्रश्न है कि अकबर के समकालीन किस महान संगीतज्ञ ने उनके दरबार में गाने से मना कर दिया, जिस कारण अकबर ने उनका गाना सुनने के लिए उनके कुटिया में गया था? स्वामी हरिदास, जो कि रविदास के नाम से जाने जाते हैं। भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती का फारसी अनुवाद अकबर के किस नवरत्न ने किया था? तो फैजी ने किया था। किस मुगल सम्राट को उसकी प्रसिद्ध न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है, जो सोने का बना था? तो जहांगीर, याद रखिएगा। बाबर का आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के किस नवरत्न ने किया था? तो अब्दुल रहीम खाना ने। अगला प्रश्न है कि जहांगीर ने अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर अपने पुत्र खुर्रम को कौन सी उपाधि दी थी? तो जहांगीर की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अनवर ए सादात नामक किस मुगल दरबारी विद्वान ने किया था? तो अबुल फजल ने किया था। जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी खुसरो की सहायता करने के कारण। वही फिर से रिपीट कर रहा है। यहाँ से देखते हैं। जहांगीर द्वारा शुरू की गई आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर को जहांगीर की मृत्यु के बाद पूरा करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो मोतमिद खां को। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को। अगला प्रश्न है कि मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित वह प्रथम ऐसी इमारत कौन सी थी जो पूर्ण रूप से बेदांग सफ़ेद संगमरमर के निर्मित है और जिससे सर्वप्रथम पितरादुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया? तो पितरादुरा जड़ाऊ काम किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा इत्माद उल दौला का मकबरा, याद रखिएगा। शाहजहां के किस पुत्र को शाहबुंदल
इकबाल के रूप में जाना जाता है तो दारा सिकोह को। आगे देखते हैं, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया था? गुरु तेग बहादुर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में किस कर को पुनः लागू किया जिसे अकबर ने 1664 में बंद कर दिया था? जजिया कर, याद रखिएगा। जहांगीर के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते तारुस का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार वे बादल थे, वे बादल खां थे, याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा सेट नंबर जो 9 था वो समाप्त होता है। अगला सेट नंबर 10 को देखेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? थोड़ा सा ये जो सेट था इसमें थोड़ा बार बार क्वेश्चन रिपीट हो गया था, लेकिन उससे कोई बात नहीं, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक रिवीजन बार बार नहीं करेंगे तो आप लोगों को याद नहीं होगा। एक बार देखने से याद होता नहीं है, बार बार रिवीजन करना पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, सेट नंबर 10 के साथ। तो बने रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।